हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रन टाइम एनवायरनमेंट के बारे में। तो रन टाइम स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो टॉपिक क्या है? रन टाइम एनवायरनमेंट। रन टाइम का मतलब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कौन करता है? प्रोसेसर। लेकिन हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं? कंपाइलर डिज़ाइन, क्योंकि ये टॉपिक इसमें कंपाइलर डिज़ाइन में है। तो कंपाइलर तो प्रोग्राम को कंपाइल करता है, तो एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम और कंपाइलर से रिलेशन क्या है? तो यहाँ मतलब ये है कि कंपाइलर कभी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, हमेशा कंपाइल करेगा। ये हमें बहुत अच्छे से पता है। तो रन टाइम एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो वो इस तरीके से कंपाइल करेगा कि साथ ही साथ वो क्या करेगा, एक रन टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा ताकि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो तो वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो। एक बार और रिपीट करते हैं, कंपाइलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता है, प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर सिर्फ प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, लेकिन वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, रन टाइम एनवायरनमेंट, ताकि वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो प्रोग्राम। ओके, अब आते हैं टॉपिक पे। देखो टॉपिक स्टार्ट करने, देखो टॉपिक क्या है बेसिकली इसका। रन टाइम एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि जो आपकी मेन मेमोरी होती है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जैसे आपका कोड होता है, मतलब जो भी आपका प्रोग्राम हो वो है, और यहाँ क्या है आपका स्टैटिक एरिया होता है, एक स्टैक एरिया होता है, एक हीप एरिया होता है। ये मेमोरी का पार्टीशन है रफली। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में वो स्टैटिक एरिया, स्टैक एरिया और हीप एरिया डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिक एरिया ये आपका फिक्स होता है, ये फिक्स यानी मेमोरी में इसका जो स्पेस होता है वो फिक्स होता है। लेकिन स्टैक और हीप क्या है, ये ग्रो कर सकते हैं। तो अगर स्टैक इस तरीके से ग्रो कर रहा है तो हीप उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका एग्जाम्पल सिंपल सा ये है कि लेट्स सपोज आपके पास एक नोटबुक है और उसमें 2 सब्जेक्ट का नोट्स लिखना है। ओके, लेट्स सपोज टीओसी और कंपाइलर दोनों का लिखना है। तो एक तो तरीका यह है कि उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर लें, वो बड़ा एफिशिएंट तरीका नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल का मतलब यह है कि एक तरफ से टीओसी लिखना शुरू करो और दूसरी तरफ से कंपाइलर लिखना, जो जहाँ तक जाएगा वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो वही मतलब सेम सिनेरियो यहाँ पे है। तो ये सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है उसकी पूरी वर्किंग समझते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इस टॉपिक पे फिर से लौटते हैं। तो देखो ये आपका प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम है, एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो कि रिकर्सिव प्रोग्राम है। ओके, तो रिकर्शन क्या होता है? बेसिकली कोई भी एक फंक्शन है जो खुद को बार बार कॉल करता है उसको रिकर्शन कहते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में। तो अब ये कैसे काम करेगा ये समझते हैं, उसके बाद आते हैं। तो जैसे ही आपका लेट सपोज, ठीक है, ये यूजर ने इनपुट दिया, इनपुट हम ले लेते हैं, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, इनपुट क्या है आपका 5। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा अभी देखते हैं। आउटपुट वैसे 120 आएगा, लेकिन किस तरीके से आएगा वो देखते हैं। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल, लेट सपोज ये आपका फैक्टोरियल का जो फंक्शन है वो मेन प्रोग्राम में लिखा हुआ है, यानी मेन फंक्शन में वो कॉल हुआ। जैसे ही आपका फंक्शन कॉल होता है, ओके, ये आपका स्टैक क्रिएट हो गया। फाइन, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो लेट सपोज आपका फैक्टोरियल 5 कॉल हुआ। लेट सपोज हम लिख रहे हैं एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन, इन शॉर्ट हम क्या करें, एफ ऑफ एन लिख रहे हैं। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ, एन की वैल्यू 5 यहाँ होगी। यहाँ आएंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ, इंट एन। यहाँ इस वेरिएबल के लिए मेमोरी क्रिएट हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। लेट्स सपोज इसका एड्रेस है 100। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो कुछ इंफॉर्मेशन स्टैक में पुश हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड। एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है? बेसिकली फंक्शन, जो भी आपका फंक्शन कॉल हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी डेटा है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसमें बहुत सारी फील्ड, 7 फील्ड होती हैं टोटल। क्या क्या डिटेल्स अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस इतना अभी के लिए इतना जाने कि जैसे ही फंक्शन कॉल होगा उसके करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होगा, स्टैक में पुश हो जाएगा। एक्टिवेशन रिकॉर्ड का मतलब उस फंक्शन से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अब क्या हुआ, ये जाएगा n की वैल्यू 5, यहाँ है n की वैल्यू 5। पहली कंडीशन चेक हो रही है, n इज लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं, यहाँ वैल्यू 5 है तो फॉल्स होगा, एल्स पार्ट में आएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, n मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ n माइनस 1 कॉल हुआ। तो एफ ऑफ n माइनस 1 कॉल होगा तो यहाँ आएंगे, तो एफ ऑफ n सेम वही फंक्शन। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 4। यहाँ इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये आपका लेट सपोज यहाँ की वैल्यू क्या होगी 4, और एड्रेस हमने एज्यूम कर लिया ये आपका 200 है। मतलब ये कि ये आपका एक मेमोरी एड्रेस है 100, यहाँ हमने एज्यूम कर लिया 200, दोनों डिफरेंट मेमोरी एड्रेस है। n इक्वल टू 4। ओके, तो जैसे ही आएंगे इसके लिए मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, कंडीशन चेकिंग होगी, फॉल्स। एल्स पार्ट में आएंगे, n मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ n माइनस 1, ये आएगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब एफ ऑफ n माइनस 1, इसको कॉल करेंगे। तो इससे करस्पॉन्डिंग जब ये कॉल होगा तो यहाँ पे आके आएंगे और इसके लिए n के लिए मेमोरी क्रिएट होगी। ओके, लेट्स सपोज ये आपका 300 है। 300, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यहाँ 4 थी तो ये 3 कॉल करेगा, तो यहाँ 3 आ गया।
तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स का मतलब फिर से ये क्या करेगा, n इंटू एफ ऑफ n माइनस 1 कॉल करेगा, फिर से यहाँ कॉलिंग होगी, एफ ऑफ n कॉल हुआ तो इसके जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो ये जब फंक्शन कॉल हो इसके करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पुश हो गया, ये आपका कॉल हुआ उसके करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ हो गया। और ये सारे फंक्शन क्या है, डिफरेंट, कोड सेम है, कोड हर एक फंक्शन के लिए सेम टू सेम आ रहा है। खैर अभी और देख लेते हैं। n की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 2, लेट सपोज ये आपका 400 है, ओके। ये क्या कॉल करेगा, n मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ n माइनस 1, तो एफ ऑफ n यहाँ आ गया, ये हो गया एफ ऑफ n, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, लेट सपोज ये एड्रेस है आपका 500। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, ओके, यहाँ आएंगे, मेमोरी क्रिएट होगी, n की वैल्यू आपकी 1 स्टोर हो जाएगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, क्या रिटर्न करेगा 1, तो इसका मतलब ये 1 रिटर्न कर देगा। अब देखो टोटल कितने फंक्शन कॉल हुए, 1 2 3 4 5, तो 5 फंक्शन कॉल, 5 एक्टिवेशन रिकॉर्ड, ओके। अब क्या होगा, और ये क्या होगा, एक बार एफ ऑफ 5 कॉल हुआ, देन एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1। अब क्या करेंगे, तो सारे पुश हो गए। अब क्या करेंगे, 1 बाई 1 जब रिटर्न करेंगे तो पॉप करते हुए जाएंगे। जब फंक्शन कॉल होगा तो स्टैक में पुश करेंगे, जब फंक्शन इवेलुएट हो चुका होगा यानी रिटर्न हो रहे होंगे तो वो पॉप हो जाएगा। ये आपको पॉप हुआ, यहाँ है वापस, ये वैल्यू क्या लेके आ रहा है 1, तो इसका मतलब इसके पास क्या आएगा 1। n क्या है यहाँ पे, क्यों हमने यहाँ लिखा है, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर फंक्शन कॉल के लिए जो ये आपका वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। हर एक टाइम जब फंक्शन कॉल यहाँ होगी, जब n की वैल्यू 5, यानी ये फंक्शन कॉल हुआ फर्स्ट टाइम, वहाँ n की वैल्यू 5 थी, तो ये इसके लिए आपका एक वेरिएबल के लिए मेमोरी क्रिएट हुई, इसके लिए अलग मेमोरी क्रिएट हुई, इसके लिए अलग मेमोरी क्रिएट हुई, लेकिन सब वेरिएबल n ही है, लेकिन हर एक n वेरिएबल जो है यहाँ पे हर एक फंक्शन के लिए लोकल की तरह बिहेव कर रहा है, ओके। अब देखो यहाँ आए, ये क्या हुआ, यहाँ से रिटर्न हुआ, यहाँ आए, फाइन। अब उसके बाद क्या हुआ, इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखिएगा n इंटू 1, तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज इक्वल्स टू 2, तो ये 2 रिटर्न करेगा। तो यहाँ 2 आ गया, 2 यानी ये रिटर्न करेगा जब यहाँ पे, तो यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 हो गया, n कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 6, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा 6, यहाँ 6 आ गया, यहाँ इसकी वैल्यू क्या है 4, 6 इंटू 4 24, यहाँ मिल गया 24 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज इक्वल्स टू 120, तो इसके फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 120। एक बार और इसको रिपीट कर देना। ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे फंक्शन कॉल्स होंगे स्टैक में एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होंगे, और जैसे जैसे फंक्शन इवेलुएट होगा क्या होगा, वो आपका पॉप होता जाएगा। तो दैट मीन्स स्टैक क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा था कॉलिंग के टाइम में, और यहाँ क्या हो रहा है, अब श्रिंक हो रहा है। एट दिन हमें वैल्यू मिल गई 120, और हर एक n अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सारे n जो है सेम है, नहीं, ये n इससे रिलेटेड है, ये n इससे रिलेटेड है, ये n इससे रिलेटेड है, ओके, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। ये हो गया आपका फंक्शन कॉल कि किस तरीके से अगर ये आपका प्रोग्राम दिया हो। अब हम यहाँ एक मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। इंट n की जगह अगर हमने लिख दिया स्टैटिक इंट n, ओके, तो अब ये किस तरीके से काम करेगा ये देखते हैं, ओके। सेम यही स्टोरी रिपीट होगी, दोबारा से हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो जैसे ही इनपुट n जो है आपका 5 मिला, इस फंक्शन के पास गए स्टैटिक इंट, तो क्या होगा, यहाँ पे एक मेमोरी क्रिएट होगी, और लेट सपोज इसका एड्रेस है 100, नहीं वहाँ 100 लिया, लेट सपोज यहाँ 1000 ले लेते हैं, ये आपका n है। ये मेमोरी कब क्रिएट होगी, ये मेमोरी क्रिएट होगी कंपाइल टाइम पे। ये जितनी भी मेमोरी क्रिएट होगी ये रन टाइम पे हुई है, ओके। ये यहाँ पे जितनी भी मेमोरी क्रिएट हुई है जब ये फंक्शन कॉल हुआ है तब जाके क्रिएट हुआ है। ये n की बात कर रहे हैं, जितने भी वेरिएबल्स की मेमोरी क्रिएट होगी 100 200 300 400 500, ये सब रन टाइम पे हुआ है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था। यहाँ पे जो मेमोरी, अगर आपका स्टैटिक वेरिएबल है स्टैटिक इंट n, तो जैसे ही ये आपका कंपाइल हो रहा होगा उसी टाइम ये मेमोरी क्रिएट हो जाएगी और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इनिशियलाइज हो जाएगी। स्टैटिक वेरिएबल की मेमोरी कंपाइल टाइम पे क्रिएट होती है, रन टाइम पे नहीं होती है, ओके। तो ये हो गया। अब सपोज दैट हमने क्या किया, कॉल किया एफ ऑफ n विच इज नथिंग बट 4, तो यहाँ लोकल में जिस तरीके से ये क्रिएट हुआ था ये क्रिएट नहीं होगा। सिंपली क्या करेगा, इसकी वैल्यू को मॉडिफाई करके 5 कर देगा, और यहाँ क्या हो जाएगा n इंटू एफ ऑफ n माइनस 1। यहाँ लोकल कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा, हर एक फंक्शन कॉल इसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेंगे। अब क्या चाहिए हमें, n माइनस 1, एफ ऑफ n यहाँ कॉल हुआ, फिर से क्या हो जाएगा n इंटू एफ ऑफ n माइनस 1, तो ये जब कॉल हुआ तो यहाँ 5 हुआ, नेक्स्ट जब कॉल होगा तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 4 सेम वही कोड सेम है, कोड डिफरेंट नहीं है। 4 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, फिर से कॉल होगा एफ ऑफ n विच इज इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे
यहाँ आपका 4 ये आपका 5 कॉल हुआ था, तो यहाँ से 4, अब यहाँ से क्या हो गया 3, जैसे ही कॉल हुआ 3 हो गया, 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, तो क्या हो जाएगा f ऑफ n माइनस 1। अब ये जैसे ही कॉल हुआ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि वहाँ क्या जा रहा है, वैल्यू जा रही है स्टैटिक इंट में, फिर से क्या हो गया f ऑफ n इंटू f ऑफ n माइनस 1, तो ये क्या आपका f ऑफ 5, f ऑफ 4, f ऑफ 3, f ऑफ 2, तो यहाँ क्या होगा f ऑफ 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो f ऑफ n विच इज इक्वल्स टू n इंटू f ऑफ 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और करंटली इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना हो जाएगा आपका 1, तो सिंपली क्या हो रहा है, नहीं यहाँ पे दोबारा कॉल नहीं हो रहा, f ऑफ, देखो ये f ऑफ 5 है, f ऑफ 4 है, f ऑफ 3 है, f ऑफ 2 है, f ऑफ 1, f ऑफ 1 क्या है आपका 1 है, तो यहाँ से हमको मिल गया 1। अब ये रिटर्न जब होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है समझना ही, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसलिए मैंने पूरा डायग्राम बना के दिखाया है ताकि पूरी क्लैरिटी हो। अब देखो यहाँ क्या f ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 1, यहाँ n क्या है, क्या इसमें कोई लोकल वेरिएबल है, इस पर्टिकुलर एक्टिवेशन रिकॉर्ड में नहीं, वो क्या करेगा, इसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा, उसकी वैल्यू क्या है आपकी 1, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ हमको 1 मिलेगा, फिर यहाँ n 1 ही है 1, यहाँ भी 1 ही है, और यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 है, तो फाइनली यहाँ पे हमें जो फैक्टोरियल की वैल्यू मिल रही है, जो हमारा इनपुट था, इनपुट क्या था 5, आउटपुट क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, क्या ये बात सही है, नहीं, ये जो वैल्यू थी वो आपकी करेक्ट थी, इनपुट 5 दिया तो आंसर हमें क्या मिला 180, और ये क्या आपका हम इनपुट दे रहे हैं 5 तो आउटपुट मिला 1, क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे जो आपका वेरिएबल क्रिएट हुआ है वो कंपाइल टाइम पे हुआ है, तो सेम मेमोरी लोकेशन को हर एक फंक्शन कॉल क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, तो जो उसकी लेटेस्ट वैल्यू होगी वही आपको मिलेगी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि हर एक पर्टिकुलर फंक्शन कॉल के लिए लोकल वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, यहाँ हर एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल क्रिएट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो आपकी इस वेरिएबल की जो मेमोरी क्रिएट हुई है वो कब हुई है, कंपाइल टाइम पे, यहाँ जो मेमोरी क्रिएट हो रही है वो क्या हो रही है, रन टाइम पे। तो आई होप दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ये मतलब अगर हमें रिकर्सिव प्रोग्राम यानी रिकर्शन हमें देखना है तो हमें ये वाला मेथड यूज़ करना होगा, ये वाला नहीं यूज़ करना होगा। तो खैर ये तो बेसिक, इसको आप नोट डाउन कर लो। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे मैं पॉइंट्स लिखने वाला हूँ, उसके बाद इन तीनों को कंपेयर करेंगे। स्टैटिक का मतलब जो स्टैटिक एलोकेशन स्ट्रैटेजी है वो किसकी बात कर रहा है, इसकी। स्टैक का मतलब हम इसकी बात करें। हीप क्या है, हीप का मतलब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ओके, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब रन टाइम पे जो मेमोरी क्रिएट होगी। अब यहाँ एक कंफ्यूजन आता है कि रन टाइम पे मेमोरी क्या, सिर्फ इतना कहते हैं अच्छा रन टाइम पे जो मेमोरी क्रिएट हो रही है इसका मतलब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हो गया। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। ठीक है, तो दो तरीके से डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है। एक जो आपका सिस्टम क्रिएट करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। एक सिस्टम होता है और एक क्या होता है, यूज़र क्रिएट करता है। ओके, अभी हम इस पे पॉइंट्स लिखने वाले हैं, उसके बाद और क्लैरिटी आएगी। देखो यहाँ जो मेमोरी क्रिएट हुई है ये कंपाइल टाइम पे हुई होगी, रन टाइम पे। रन टाइम पे यहाँ भी मेमोरी क्रिएट हुई, कौन क्रिएट कर रहा है, सिस्टम। ओके, इस पे यूज़र का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर यूज़र ने सिर्फ इनपुट दिया 5 तो अब कितनी बार ये फंक्शन कॉल होगा हमें नहीं पता। यहाँ इनपुट दिया 5 तो यहाँ पे 5 एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो गए। अगर यहाँ 6 देते तो 6 होता है। ये कौन क्रिएट कर रहा है सारी मेमोरी, यानी ये वेरिएबल्स की मेमोरी सिस्टम क्रिएट कर रहा है। क्या यूज़र इसको मैनिपुलेट कर सकता है, नहीं कर सकता रन टाइम पे। लेकिन तो इसका मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन दो तरीके से होता है, एक सिस्टम करता है, एक यूज़र करता है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब एक्चुअली क्या होता है, जो हम मतलब मोस्टली लोग जानते भी हैं कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब कि यूज़र जब चाहे उस मेमोरी को एलोकेट कर सके, यूज़र जब चाहे उसको डी एलोकेट कर सके। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सी प्रोग्रामिंग की बात करें या C++ की बात करें या जावा की बात करें, तो सी में क्या होता है आपका मैलॉक फंक्शन। आई होप आपको पता होगा मैलॉक फंक्शन क्या होता है। मैलॉक फंक्शन से क्या करते हैं, मेमोरी को एलोकेट करते हैं, और अगर हमें डी एलोकेट करना हो तो क्या करते हैं, फ्री फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ऐसे फंक्शन है। ओके, C++ में क्या होता है, न्यू कीवर्ड, और अगर हमें डी एलोकेट करना है तो डिलीट। जावा में क्या होता है, जावा में भी न्यू कीवर्ड होता है और इसमें डी एलोकेशन के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता है। इसमें क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर होता है, और गार्बेज कलेक्टर क्या करता है कि अच्छा बहुत देर से कोई अगर मेमोरी यूज़ नहीं हो रही तो उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देता है। खैर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस समझना है कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब वो मेमोरी जो हीप एरिया में क्रिएट हो रही है। ओके, जो हीप एरिया में यूज़र का कंट्रोल होता है। यूज़र जब चाहे
मेमोरी एलोकेट कर सकता है रन टाइम पे, और यूज़र जब चाहे उसको डी एलोकेट कर सकता है रन टाइम पे। ओके, लेकिन ये जो स्टैक एरिया है, स्टैक एरिया में यूज़र का कंट्रोल नहीं होता, उसमें सिस्टम का कंट्रोल होता है। उसके लिए ये एग्जांपल है। तो आई होप आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा कि सिस्टम जो मेमोरी क्रिएट कर रहा है रन टाइम पे, और जो यूज़र क्रिएट या मतलब एलोकेट या डी एलोकेट कर रहा है, यहाँ क्या है आपका यूज़र का कंट्रोल नहीं है। मतलब स्टैक एरिया में यूज़र का कंट्रोल नहीं है, लेकिन हीप एरिया में यूज़र का कंट्रोल है। ओके, तो ये हो गया बेसिक पॉइंट, इसको आप नोट डाउन कर लो पूरा पूरा। उसके बाद हम यहाँ कुछ पॉइंट्स हर एक सेगमेंट से, यानी स्टैटिक से, स्टैक से और हीप से हम लिखने वाले हैं, और उसके बाद तीनों को कंपेयर करेंगे कि कौन रिकर्शन सपोर्ट करता है, कौन डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है। ये सारा पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो अब देखते हैं हम तीनों एलोकेशन स्ट्रेटजी, स्टैटिक, स्टैक और हीप, ओके, कैसे इस तरीके कैसे ये वर्क करता है। तो मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ नोट डाउन कर लिए। आप इसको एक बार जो है नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद वन बाय वन सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। डन, सी दिस। तो अब देखो स्टैटिक एलोकेशन। स्टैटिक एलोकेशन का मतलब हम बात कर रहे हैं इस एरिया की। तो मेमोरी एलोकेशन इज डन एट कंपाइल टाइम। तो यहाँ पे मेमोरी जो एलोकेट होगी वो कब होगी? कंपाइल टाइम पे। रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हम लोगों ने प्रोग्राम डिस्कस किया फैक्टोरियल का, जिसमें आपका प्रोग्राम फैक्टोरियल का कैलकुलेट कर रहे थे, तो उससे क्या आ रहा था? रॉन्ग आंसर आ रहा था। क्यों? क्योंकि जो आपकी मेमोरी क्रिएट हुई थी वो कब हुई थी? कंपाइल टाइम। तो सारे फंक्शन जितनी बार कॉल हो रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं? सेम मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर रहे हैं, मतलब सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। लेट्स सपोज ये आपका क्या है 1000 और यहाँ पे आपका n था। तो इनिशियली n की वैल्यू क्या थी आपकी? 5 4 3 2, लास्ट में क्या बचा? 1। तो जब रिटर्न कर रहे थे तो रिटर्न करते वक्त, क्योंकि सेम हर एक फंक्शन जो है यहीं से वैल्यू उठा रहा है, तो इसलिए क्या होगा? इसलिए उसका रिजल्ट गलत आ रहा था। तो मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक एलोकेशन में क्या होगा? आपका मेमोरी एलोकेशन कंपाइल टाइम पे होगा। बाइंडिंग्स डू नॉट चेंज एट रन टाइम। तो जब प्रोग्राम रन कर रहा होगा तो उसकी जो बाइंडिंग हो वो चेंज नहीं होगी। बाइंडिंग का मतलब लेट्स सपोज ये आपका वेरिएबल था, ये एड्रेस 1000 पे मेमोरी लिया और उस पर ये वैल्यू स्टोर होगी 1000 पे। तो जब प्रोग्राम रन करेगा, रन करना स्टार्ट करेगा, तो भी ये जो आपका वेरिएबल होगा वो उसी पर्टिकुलर एड्रेस पे होगा। ऐसा नहीं कि इसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। बाइंडिंग का मतलब एड्रेस की बात करें तो कभी एड्रेस चेंज नहीं होगा। ओके, ये हो गया सेकंड पॉइंट। रिकर्जन इज नॉट सपोर्टेड। यस, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया क्योंकि रिकर्जन में क्या आ रहा था? गलत आंसर आ रहा था, तो रिकर्जन सपोर्ट नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट, साइज ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट मस्ट बी नोन एट कंपाइल टाइम। ओके, इस एरिया में अगर कोई भी हमें ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के लेट्स सपोज एरे का एग्जांपल ले लें, अगर यहाँ हमें क्रिएट करना है तो एरे का साइज क्या होता है? फिक्स। तो हमें पहले से ही पता होता है कि हमें एरे 20, तो रन टाइम पे हम उसकी साइज को नहीं बढ़ा सकते। तो वो कहाँ स्टोर करेंगे? आपका स्टैटिक एरिया में। तो साइज ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट ये कब आपका यूजफुल होगा? जब हमें ऑलरेडी पता हो कि कितने जो है हमें ऑब्जेक्ट स्टोर करना है। ऑब्जेक्ट का मतलब डेटा यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर नॉट सपोर्टेड। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें मतलब कंपाइल टाइम पे ही साइज पता होगी तभी तो हम यूज़ करेंगे। तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब लेट्स सपोज द एग्जांपल ऑफ लिंक लिस्ट। वो क्या होता है? डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर कि रन टाइम पे हमें अगर 5 नोट क्रिएट करना है, 8 नोट क्रिएट करना है, 10 नोट, वो हम उस चीज़ को कर सकते हैं। तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर स्टैटिक एलोकेशन स्ट्रैटेजी जो है वो सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इस पर जो भी मेमोरी क्रिएट करनी है वो कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट नहीं हो सकती। फाइन, ये हो गया स्टैटिक एलोकेशन। स्टैक एलोकेशन का मतलब रिकर्शन सपोर्ट करता है, जो भी हम लोगों ने पहला देखा था। ओके, उसमें रिकर्शन जब 5 कॉल किए थे, फैक्टोरियल 5, तो उसकी वैल्यू 120 आ रही थी, यानी करेक्ट। तो रिकर्शन तो सपोर्ट करेगा स्टैक एलोकेशन। लोकल वेरिएबल बिलोंग्स टू न्यू एक्टिवेशन रिकॉर्ड। एक्टिवेशन रिकॉर्ड हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सिंपली क्या है कि जो भी फंक्शन कॉल होगा उससे करस्पॉन्डिंग जो भी आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा, यानी उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स वो स्टैक में पुश हो जाएंगी। तो लोकल वेरिएबल अगर f(5) कॉल किए थे तो वहाँ n की वैल्यू क्या आ रही है? 5। f(4) तो उसके लिए नया वेरिएबल क्रिएट होगा लोकल। फिर f(3) तो हर एक फंक्शन कॉल के लिए नए नए लोकल वेरिएबल क्रिएट होंगे। ओके, तो ये हो गया आपका ये। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर नॉट सपोर्टेड। ये भी आपका डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि देखो डायनामिक जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन दो तरीके से होता है। एक होता है जो सिस्टम एलोकेट करेगा, एक जो यूज़र एलोकेट करेगा। तो ये किस में आ रहा है? सिस्टम। यहाँ भी आपका स्टैक का जो साइज था, स्टैक साइज, स्टैक स्पेस क्या हो रहा था? वो आपका ग्रो भी हो रहा है जब फंक्शन कॉल हो रही है, उसके बाद क्या हो रहा है? श्रिंक भी हो रहा है जब आपका रिवर्ट में यानी रिटर्न कर रहा है फंक्शन। लेकिन उस पर यूज़र का कंट्रोल नहीं है, उस पर किसका है? सिस्टम का कंट्रोल। ओके, तो कोई भी अगर आपसे पूछे व्हाट इज मतलब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, तो इन दोनों को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। स्पेसिफिकली अगर ये बता दिए तो भी ठीक है, इसको भी मेंशन कर देंगे, वेल एंड गुड।
तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर नॉट सपोर्टेड। ओके, मतलब ये रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट हो रही है, इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर वो सपोर्ट करेगा, नहीं। स्टैक की साइज मतलब ये है कि ग्रो भी हो रही है, श्रिंक हो रही है, लेकिन उस पर यूज़र का कंट्रोल नहीं है, सिस्टम का कंट्रोल है। सिस्टम जितना चाहेगा क्रिएट करेगा, डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी वैल्यू यूज़र ने दी है उसमें। ये हो गया। अब आते हैं हीप एलोकेशन। एलोकेशन एंड डी एलोकेशन विल बी डन एट एनी टाइम बेस्ड ऑन यूज़र रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल क्या है, लिंक लिस्ट। तो जब जितने नोड, अगर वो रन टाइम पे चाह रहा है कि हमें 4 नोड क्रिएट करना है, 4 कर सकता है। 100 करना है, 100 नोड क्रिएट कर सकता है। डी एलोकेट भी कर सकता है, एलोकेट भी कर सकता है। ओके, अगर उसने कोई एक मेमोरी क्रिएट की, मेमोरी क्रिएट करने के बाद उसको मतलब फ्री भी कर सकता है। जैसे आपका सी में क्या होता है, मैलॉक फंक्शन मेमोरी क्रिएट करने के लिए, और फ्री से क्या होगा, मेमोरी डी एलोकेट। अभी जो हम लोग डिस्कस किया। C++ में क्या होता है, न्यू और डिलीट। जावा में क्या होता है, न्यू और गार्बेज कलेक्टर, उसमें कोई फंक्शन नहीं होता। रिकर्जन सपोर्टेड, यस, इसमें तो रिकर्जन सपोर्ट करे। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर सपोर्टेड, यस, क्योंकि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट भी हो रही है, डी एलोकेट भी हो रही है। तो अगर इन तीनों में देखा जाए तो हीप एलोकेशन इज बेटर। तो इसीलिए स्टैक मतलब स्टैटिक को क्यों फिक्स किया गया है और स्टैक को फिक्स नहीं किया गया है। स्टैक को इसलिए फिक्स नहीं किया गया क्योंकि हो सकता है स्टैक की जो मतलब यहाँ जो आपका रिकर्शन सपोर्ट कर रहा है, कोई भी अगर हमने रिकर्शन यूज़ किया है तो हो सकता है वो आपका रिकर्शन स्टैक ग्रो होते होते पूरा हीप का एरिया भी कवर कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हीप मेमोरी यूज़ नहीं है तो क्या हो रहा है, ये स्टैक इस तरीके से पूरा ग्रो हो सकता है जहाँ तक वो उसके लिए मेमोरी अवेलेबल है, और हीप भी इस तरीके से ग्रो कर सकता है जहाँ तक उसके लिए मेमोरी अवेलेबल है। तो ये बेसिकली था रन टाइम एनवायरनमेंट में, जिसमें ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सिर्फ वही कहेंगे जब यूज़र का कंट्रोल उस पर होगा। तो ये था आपका रन टाइम एनवायरनमेंट के बारे में। ओके।